हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आई थिंक आप लोगों का पेपर हो गया होगा। ठीक है, पेपर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लाइक क्वेश्चंस लेंदी थे, काफी बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए थे, उनको समझना था, कैलकुलेशन भी था, थॉट प्रोसेस भी था। ठीक है, तो आज के वीडियो सॉल्यूशन में हम करने क्या वाले हैं कि जहां जहां कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का है। ठीक है, कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर AB 21 है, AC 22 है। ठीक है, AB 21 है, AC 22 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एंड BC का वैल्यू 20 है, BC का वैल्यू 20 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी और ई पॉइंट ए बी एंड ए सी पे है, डी और ई पॉइंट ए बी एंड ए सी पे है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी सी, तो पैरेलल लाइन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं शायद लाइक बीपीटी थ्योरम का यूज हो सकता है, वो हम आगे के बारे में सोचेंगे। ठीक है, जैसे जैसे चीजें आपको दे रखी हो वैसे वैसे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इस वर्ड से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, वो तुरंत रिकॉल होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड कंटेन द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी। मतलब ये क्या कह रहा है कि डी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एक सर्कल का सेंटर है जो कि इस ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड होगा। ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब होता है इन सर्कल, और इन सेंटर उसका सेंटर हो जाएगा। इन सेंटर मिलता कब है? इन सेंटर मिलता है जब एंगल बाइसेक्टर बनते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये भी होगा कि अगर आई इन सेंटर है तो बी आई और सी आई विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, आगे बात करते हैं। देन डी का वैल्यू इन्होंने m अपॉन n दिया हुआ है, चलो ये भी अच्छी चीज है। m और n रिलेटिव प्राइम नंबर्स है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि इनका HCF 1 आएगा। व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द सम ऑफ m प्लस n। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, पहली चीज, अगर ये एंगल, ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। चेक कर लो एक बार, क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज, अगर बच्चों ये एंगल अल्फा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी अल्फा होगा और ये भी कितना होगा? अल्फा होगा। आप लोगों से जो चीज पूछी गई है वो पूछा गया है डीई के बारे में। किसके बारे में? डीई के बारे में। तो बच्चों मैं यहां से डीई को क्या डी आई प्लस आई ई लिख सकता हूं, और डी आई का वैल्यू मेरा डीबी के इक्वल होगा, डी आई का वैल्यू मेरा डीबी के इक्वल होगा, और आई ई का वैल्यू मेरा ईसी के इक्वल होगा। क्या? तो डीई का वैल्यू जो है वो डीबी प्लस ईसी के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। और क्या क्या चीजें सोच सकते हैं अपन यहां पे? ठीक है, ओके। अगर डीबी प्लस ईसी है तो यहां पे अगर मैं एडी प्लस डीई प्लस एंड एई ऐड कर दूं, ठीक है, और इधर भी ऐड कर दूं, क्या? एडी प्लस एई प्लस डीबी प्लस ईसी, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। मैंने दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया पता आप लोगों को? मैंने एडी प्लस एई ऐड कर दिया। इधर जैसे मैंने ये चीजें ऐड करी हैं, एडी डीई एई, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एडीई निकल के आ गया। यस और नॉट? अब यहां पे अगर आप देखोगे एडी और डीबी मिलके आप लोगों के लिए एबी बना देंगे, और एई और ईसी मिलके एसी बना देंगे। 21 प्लस 22, क्या ये चीज 43 आ जाएगी? क्या ये चीज 43 आ जाएगी? क्या? चेक करो, क्लियर है? एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो छोटू ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो मैं ये बात लिख सकता हूं क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल व्हाट ADE इज इक्वल्स टू, हमको DE निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम DE लिखेंगे, और ऊपर हमें क्या है, डी के लिए जो लाइन होगी, करस्पॉन्डिंग लाइन होगी, दैट विल बी BC। ABC का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 41, 20, 43 एंड 20 वॉज 63, ठीक है। ADE का पेरीमीटर कितना है बच्चों, 43 है, ठीक है। BC का वैल्यू कितना है बच्चों, 20 है, और DE आ जाएगा क्या, तो यहां से DE का वैल्यू 43 इंटू 20/63 आ जाएगा क्या, चेक कर लो फटाफट से एक बार, ठीक है। 860/63 आ जाएगा, एंड 860 922 आएगा, 123 आएगा, तो आंसर इज 23, आंसर इज 23, ठीक है। तो मैं साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर भी, वैसे तो आंसर की मिल गई आप लोगों को, ठीक है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं कि इन केस कोई करेक्शन अगर हो तो आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन आप लोगों को मिला होगा, ठीक है। अगली प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ, कॉल ए पॉजिटिव इंटीजर n as 7 to 10 double if the digit of the base 7 representation of n form a 10 that is twice of n, ठीक है। मतलब क्या है, इस चीज का एक बार लैंग्वेज आप समझिएगा, ठीक है। मतलब कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है जो बेस 7 में है, उसका डबल अगर आप कर दोगे, सेम चीज को आप बेस 10 में यूज कर सकते हो, ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि कोई एक नंबर है, लेट सपोज वो बेस 7 में है, उसका डबल करने पे ये नंबर बेस 10 में बन जाएगा। किस में बन जाएगा बच्चों, बेस 10 में बन जाएगा। अब हमें नहीं पता ये कितने डिजिट का नंबर है, ये हमें नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इज n, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इस चीज को, ट्वाइस ऑफ an -1 an-2 अप टू a0, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इक्वल्स टू an -1 an-2 a0, ऐसा होगा क्या, ठीक है। तो इस चीज को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या ये लिख सकता हूं, an इक्वल्स टू 7 पे पावर n, an इक्वल्स टू 7 पे पावर n प्लस an-1 मल्टीप्लाई विद 7 पे पावर n-1, कहीं ना कहीं जाके यह आएगा a2 इंटू 7 पे पावर 2 a1 इंटू 7 a0 इक्वल्स टू an 10 पे पावर n an-1 10 पे पावर n-1 a2 10 पे पावर 2 a1 10 a0, यह आएगा क्या, चेक करो फटाफट से, चेक करो फटाफट से, ठीक है। अब यहां से अगर मैं चीजों को देखूं, ट्वाइस ऑफ a0 है, उधर a0 है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ an 7 पे पावर n ट्वाइस ऑफ an-1 7 पे पावर n-1 ट्वाइस ऑफ an-2 7 पे पावर n-2, ठीक है। कहां तक जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ a2 7 पे पावर 2 ट्वाइस ऑफ a1 7 पे पावर 1 प्लस लास्ट में a0, और वो भी ट्वाइस का, एंड आगे जो लिखा हुआ है, ठीक है।
देखो इधर ट्वाइस ऑफ ए नोट है, उधर वाले ए नोट को इधर ले आओ तो ए नोट हो जाएगा। यहां ट्वाइस ऑफ ए 7 है, वहां ए नोट ए 10 होगा, 2 7 जा 14, तो क्या आ जाएगा 4 A1 आएगा क्या। बस इसी चीज को लिख लो एक बार, इसी चीज को एक बार लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से an की बात करूं तो क्या ये 10 पे पावर n माइनस 2 इंटू 7 पे पावर n आएगा क्या। चेक करो, ये an इधर वाले an दोनों को साथ में ले लिया, प्लस an माइनस 1 10 पे पावर n माइनस 1 माइनस 2 इंटू 7 पे पावर n माइनस 1। कब तक चलेगा ये, मैं बात कर रहा हूं A2 तक, ठीक है, क्योंकि A1 तो वाली चीज उधर चला जा चुकी है, तो ये आ जाएगा 10 पे पावर 2 माइनस 2 इंटू 7 पे पावर 2। चेक कर लो, ये बनेगा क्या, चेक करो, ठीक है, और ये ट्वाइस ऑफ A2 बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, इधर की जो वैल्यू है, ठीक है, एक बार इसको साइड में रखते हैं, ये जो चीज है, ये चीज 98 100 ट्वाइस ऑफ A2 है। इससे पहले 10 क्यूब होगा माइनस 2 इंटू 7 क्यूब होगा। 7 क्यूब इज व्हाट 343 इंटू 2 किया तो 686, 1000 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट किया तो 314 A3, और ऐसे पता नहीं कुछ कुछ चलता जाएगा। और इधर क्या है, A नोट प्लस 4 टाइम्स A1, ठीक है। अब ये A1 A नोट जो भी डिजिट्स हैं, ये सारी की सारी बेस 7 में भी तो है, मतलब इनकी मैक्सिमम वैल्यू अप टू 6 हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर बेस 2 में बात करें तो दो ही तो डिजिट यूज होंगी, आइदर 0 और 1। बेस 3 में 0 1 एंड 2, बेस 4 में 0 1 2 3, बेस 7 में 0 से लेके 6। तो इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखोगे, इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे कि A नोट और A1 6 ले सकते हैं, 6 4 जा 24 प्लस 6 30, मतलब ये एटमोस्ट मैक्सिमम 30 हो सकता है। बट आप ध्यान से देखो, इससे पहले जितनी भी वैल्यूज हैं, इससे पहले जितनी भी वैल्यूज है, वो देखो यहां पे 314 है, आगे 10 पे पावर 4 माइनस 2 इंटू 7 पे पावर 4 आएगा, ठीक है, जो कि थाउजेंड्स में जाएगा। तो मतलब ये जो भी नंबर है, ये एटमोस्ट 3 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। पहली चीज क्लियर है ये, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमने ये पूरी कैलकुलेशन लिखी है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ मेरा ये आउटकम निकल कर आएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था, पूछा क्या गया था आपसे, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट निकालने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब एक्चुअली जो नंबर है मेरा वो इस तरीके से कुछ है, A2 A1 एंड A नोट। लार्जेस्ट निकालने के लिए A2 का वैल्यू मैं एटमोस्ट 6 ही रख सकता हूं, तो एक काम कर दो, रख दो 6। तो क्या बनेगा बच्चों, A नोट प्लस 4A1 इक्वल्स टू 12। अब मेरे को A1 मैक्सिमम चाहिए, A1 मैक्सिमम क्या डाल सकता हूं 3, क्योंकि 4 3 12, 4 से ज्यादा जा नहीं सकता, क्योंकि A नोट नेगेटिव में आ जाएगा, तो A1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर A1 का वैल्यू 3 आ गया तो A नोट का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो वो नंबर क्या है बच्चों, 630 है। वो नंबर क्या है बच्चों, 630 है। ठीक है, अब पूछा क्या था भाई इसने, व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट, आंसर इज 30। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब हाँ, एक समस्या है यहाँ पे, ये 630 बेस 7 में है, इसको
बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 0 3 पे पावर, सॉरी 7 में ना ये, तो 3 इंटू 7 और 6 इंटू 49, तो 6 इंटू 49 प्लस 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 300 में से 6 गए 294 प्लस 21, 315 इज द राइट आंसर, 315 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, चले आगे। ये आपको सॉल्यूशन दिया गया था, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए 13 14 17 है, पॉइंट डी ए बी पे है, ई बी सी पे है, एफ ए सी पे है, लेट ए डी का वैल्यू, लेट ए डी है, ये क्या है, कुछ मिसिंग है क्या, टाइपो एरर है इसमें, लेट मी चेक वंस। एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3। लेट AD इक्वल्स टू P टाइम्स AB, BE इक्वल्स टू Q टाइम्स BC, ठीक है, एंड CF इक्वल्स टू R टाइम्स AC, PQ are positive and satisfying this, P plus Q plus R equals to 2 by 3 and P square plus Q square plus R square equals to 2 by 5, the ratio of area of DEF, ratio of area of DEF, ठीक है, DEF का रेशियो ABC से निकालना है, ठीक है। तो एक काम कर सकता हूं क्या, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमको ये बोला गया है कि भाई M अपॉन N इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ ABC, ठीक है। अब मैं यहां पर ब्रैकेट यूज ना करके सीधा लिखूंगा, ठीक है, समझ जाना। DEF का एरिया, ध्यान से सुनिएगा, DEF का एरिया क्या ये लिख सकता हूं, ABC में से CFE माइनस कर दे, माइनस DBE कर दे, माइनस ADF कर दे, ADF कर दे, डिवाइडेड बाय ABC, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, यहां पे लेंथ जो दे रखी है AB 13 है, AB 13 है, BC 15 है, AB 13 है, BC 15 है, और ये आपकी 17 है, यही दिया हुआ था ना। चलो और कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि AD का वैल्यू P टाइम्स AB है, P टाइम्स AB है, PE का वैल्यू Q टाइम्स BC है, और CF का वैल्यू R टाइम्स AC है, ये आपको दिया हुआ है, और P प्लस Q प्लस R के वैल्यू दे रखी है, ऐसा कुछ कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। चलो तो 1 बाय 1 अपन देखो, यहां से हमको क्या करना है, ADF ABC निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ये तो 1 बन गया, ठीक है। ADF अपॉन ABC, ADF में AD के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, हाफ इंटू 17 इंटू AD इंटू साइन एंगल A डिवाइड बाय हाफ इंटू 17 इंटू 13 साइन एंगल A, ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा AD की जगह PAB भी लिख सकता हूं ना, तो एक्चुअली में ये चीज जो है ना, ये P आएगी शायद, एक मिनट, ओ वेट 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 वेट, गड़बड़ कर दिया ना,
ADF ऊपर तक नहीं है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, हाफ AF AD, ठीक है, हाफ AC और AB, ठीक है, CF ये है, AF की जगह तो ये P इंटू 1 माइनस R आएगा क्या, चेक करो, P इंटू 1 माइनस R आएगा क्या, चेक करो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे AF का वैल्यू निकालना, AF इज व्हाट, AC माइनस CF, CF की जगह लिख देना ये, ठीक है। अब दूसरा इसी तरीके से अगर मैं बात करूं BDE ABC Q 1 माइनस P आ जाएगा क्या, और लास्ट CEF ABC R 1 माइनस Q आ जाएगा क्या। तो ये जो रेशियो आएगा ना M अपॉन N इक्वल्स टू 1 प्लस, ठीक है, P माइनस PR Q माइनस PQ R माइनस RQ आ जाएगा, 1 प्लस P प्लस Q प्लस R माइनस PQ QR RP, ठीक है। अब वैल्यूज उठा के डाल देना, काम खत्म है, ठीक है। आपको P प्लस Q प्लस R दिया हुआ है, स्क्वायर कर देना, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आंसर इज 6-1, आंसर इज 6-1, ठीक है। अगला देखिएगा, ये चीजें दे रखी हैं जो भी हैं, देख लीजिएगा एक बार इसको, ओके, हाँ। A mail carrier deliver mail to the 19 houses on the east side of Elm Street, ठीक है, ओके। The carrier noticed that no two adjacent houses ever get mail on the same day, ठीक है, but that there are never more than 2 houses, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब जब मेल डिलीवर होगा हम मान लेते हैं कि ये 19 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 19 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ बॉक्सेस है, ठीक है। जब जब मेल डिलीवर होगा मैं लिख दूंगा 1, जब डिलीवर नहीं होगा मैं लिख दूंगा 0, ऐसे, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि 19 डिजिट्स का एक नंबर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 0s आएंगे। कितने आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 0s आएंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि 2 लगातार 1 नहीं हो सकते और 3 लगातार 0 नहीं हो सकते। ये जो लाइन लिखी है ना इसने यहाँ पे कि नो टू एडजेसेंट हाउस एवर गेट मेल ऑन द सेम डे, लगातार 2 1 नहीं हो सकते, एंड बट दैट देयर आर नेवर मोर देन 2 हाउस इन अ रो दैट गेट नो मेल ऑन द सेम डे। मतलब लगातार 2 1 और लगातार 3 0s नहीं हो सकते। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जो भी पॉसिबिलिटी बन रही है, मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स की बात करूं, लास्ट के 2 डिजिट की बात करूं, तो लगातार 2 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है। एक चौथा पॉसिबल केस और था, डबल 1, आई थिंक वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कंडीशन दे रखी थी। आई बात समझ में? अब मैं यहां पे 3 केस बना रहा हूं। पहला है AN का, दूसरा है BN का, तीसरा है CN का। ठीक है। AN वो है जिसके एंड में 00 आए, जिसके एंड में 00 आए, और BN वो है जिसके एंड में 01 आए, और CN वो है जिसके एंड में 10 आए, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऐड कर दूंगा तो मेरे पॉसिबल आउटकम बन गए। अब एक काम करते हैं, 19 डिजिट्स तक जाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। हम बात करते हैं सिर्फ 2 ही घरों के लिए बात कर लें,
तो हो सकता है कि डिलीवरी नहीं हो, चलेगा, एक ही केस आएगा। हो सकता है 0 1 वाला केस हो, एक 1 0 वाला केस हो, एक। तो मतलब अगर 2 डिजिट है, ठीक है, 2 ही घर हैं, तो 3 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, वो आपके सामने है अगर n का वैल्यू हमने 2 लिया। बट अगर हमने n का वैल्यू 3 लिया, उस केस में एंडिंग विद डबल जीरो, ध्यान से सुनना, एंडिंग विद डबल जीरो, एंडिंग विद डबल जीरो, और यहां पे क्या बोला है, लगातार 3 जीरो नहीं होने चाहिए, लगातार 3 जीरो नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो मतलब और कोई ऑप्शन है ही नहीं यहां पे 1 आने के अलावा, तो एक केस ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं n इक्वल्स टू 4 के लिए भी बात करूंगा, n इक्वल्स टू 4 के लिए भी बात करूंगा, तो देखो यहां पे अगर 4 के लिए बात करूंगा तो यहां पे भी अगेन मैं 1 तो नहीं डाल सकता, क्योंकि लगातार 1 2 नहीं आ सकते, तो यहां पे मेरे पास क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा। तो इस केस में भी ये 1 बनेगा। ठीक है, अगेन बात करते हैं 3 डिजिट, 0 1 अगर यहां पे आ गया तो अब यहां 0 आए तो भी चलेगा, 1 आए तो भी चलेगा, क्योंकि 001 पॉसिबल है, 101 भी पॉसिबल है, लगातार 2 0 हो सकते हैं और 101 भी हो सकता है। तो यहां से 2 केस बनेंगे। और तीसरा है लास्ट में 1 0 आना, तो यहां पे 1 जैसे मैं डालूंगा लगातार 2 1 आ गए, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो 0 1 0 मतलब एक ही केस होगा। तो जब अगर मान लो 3 घर होते, 3 हाउस होते, तो जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज बनती। अगर मैं 4 वाले के लिए बात करूं तो 4 वाले के लिए पहला केस तो मैंने देख लिया है, दूसरे केस में क्या है, 0 एंड 1। ठीक है, 4 वाले केस, ठीक है, यहां पे 0 हो सकता है, बट यहां पे 1 होना जरूरी है। एक केस यहां पे 1 हो सकता है, यहां गारंटी है 0 ही होगा। चेक करो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या, चेक करो। देखो आप ये 0 1 तो फिक्स किया मैंने, 0 1 तो मैंने फिक्स किया है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहां पे या तो 0 होगा या 1 होगा, दोनों ही पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहां 0 डाला, यहां 0 नहीं डाल सकता, लगातार 3 0 आ जाएंगे, तो यहां मजबूरी है 1 आएगा मेरा। ठीक है, जैसे मैंने यहां 1 डाला, अब इधर 1 डाल ही नहीं सकता, लगातार 2 1 है, तो यहां पे फिर अगेन 2 केस बने। कितने केस बने, 2। अब बात करते हैं एंडिंग विद 1 0 वाला, एंडिंग विद 1 0, कोई और ऑप्शन ही नहीं है यहां पे 0 डालने के अलावा, और यहां पे आएगा 1, तो एक केस ये बनेगा। तो इस तरीके से ये चीजें चलेंगी, आपको टिल 19 तक का चीजें काउंट करनी होगी। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो आप बाकी आपने देख लिया होगा। आप कहा गया भाई, आ जा रहे 1 1 1 1 2 1 1 2 2। अच्छा, इसमें एक केस और बन रहा है क्या, 1 0, यहाँ 0 आया, हाँ 0 0 1 0 भी बन सकता है, 0 0 1 0 भी तो बन सकता है, 0 0 1 0 भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 2। तो ऐसे आप करोगे ना, एक रिकर्सन ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि कितने डिजिट के बाद जाके चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, फिक्स पैटर्न बन रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो, तो 19 में आएंगे 86 151 114, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन क्या होता है, जैसे ना डाइस होता है ना, डाइस, डाइस में हर एक सरफेस क्या होता है, स्क्वायर होती है, और हर एक सरफेस स्क्वायर होती है, तो हर सरफेस के 4 सरफेस एडजेसेंट होती है। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ये होगा पहली सरफेस, एक सरफेस इधर होगी, एक सरफेस इधर होगी, एक सरफेस इधर होगी, कितनी सरफेस हो गई, 4 सरफेस। ठीक है, मतलब टेट्रा ऑक्टाहेड्रन में हर एक सरफेस के एडजेसेंट 3 सरफेस होती है, क्योंकि हर साइड के अलोंग। अब कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है,
डिफरेंट नंबर, ठीक है, नो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 8 and 1 को भी कॉन्जिक्यूटिव माना है, ठीक है, ओके। मतलब अगर यहां 1 डाल दिया ना तो 2 and 8 को मैं यहां नहीं डाल सकता, 2 and 8 को मैं यहां नहीं डाल सकता। आई बात समझ में? इतना सा चीज बोली गई, ठीक है। तो पहला तो यह है कि आप इस डायग्राम को फील करो। देखो ऐसा कुछ लगेगा आपको कि एक प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है। इसका डायग्राम अगर मैं ध्यान मतलब कैसे बनाऊं मैं, ठीक है, मान लेते एक ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा कि ये प्रिज्म है, ठीक है, एक सरफेस, दो सरफेस और तीसरी सरफेस, ठीक है, सेम टू सेम फिगर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, इस सरफेस के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको इमेजिन करिएगा, देन उसके बाद इसको सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज बिना इमेजिनेशन के सोल्व नहीं होगा, ठीक है। कि अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 डाला है मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे भी ये होगा कि ये टोटल आपको 4 ही सरफेस दिखाई दे रही है, बाकी की 4 सरफेस है, उनमें से 4 में से कुछ सरफेस यहाँ पे कॉमन आएगी, जैसे इन दोनों के कॉमन 1 है, इन दोनों के कॉमन 1 है, इन दोनों के कॉमन 1 है, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना, ए सरफेस, बी सरफेस, सी सरफेस, ऐसा कुछ इन्होंने बोला गया, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। आंसर तो आपको पास पता ही होगा। अरे कहाँ गया, चलो आगे चलते हैं। 2 digit of smallest integer k for which the condition is non decreasing sequence। नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि हर एक नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से ज्यादा होना जरूरी है, या ये वाली कंडीशन होगी कि ai+1 इज ग्रेटर देन ai। आई बात समझ में? ठीक है। और ये आपको एक कंडीशन और दे रखी है, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन तो पहली 2 डिजिट के लिए ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला रूल लगेगा तो वैसे भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। a9 इक्वल्स टू k दिया हुआ है, a9 इक्वल्स टू k दिया हुआ है, तो a9 का वैल्यू अगर मैं देखूं a8 प्लस a7, a8 प्लस a7, a8 को a7 प्लस a6 ये लिख सकता हूं, चेक करो, ट्वाइस ऑफ a7, क्योंकि a8 को अगेन a7 प्लस a6 लिख दिया। अब यहां से अगर मैं देखूंगा तो क्या ये 2a6 यहां से आएगा तो 3a6 आएगा, प्लस 2a5 आ जाएगा, 6 5, ठीक है, ऐसा चलेगा। अब a6 को अगर मैं लिखूं a5 तो 5 5 5 a5 आ जाएगा और 3 a4 आ जाएगा, क्या ठीक है, क्लियर है। अब a4 लेना है तो 5 3 8 a4 आ जाएगा, प्लस 5 a3 आ जाएगा, क्या ठीक है। अब 8 a3 5 13 a3 आ जाएगा, प्लस 8 a2 आ जाएगा, 13 8 21 a2 आ जाएगा, प्लस 13 a1 आ जाएगा। इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनेगी, क्या चेक करो, ठीक है। तो मान लेते हैं a0 को x मान लेता हूं, a1 को मैं y मान लेता हूं, ठीक है, और ये k के इक्वल है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे कंडीशन? पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, मोर देन वन आर सेटिस्फाइड बाय मोर देन वन सीक्वेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस इसके सॉल्यूशंस आपको निकालने और कुछ भी नहीं है, नेचुरल वैल्यूज आपको निकालनी है, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, तो अब तो आई थिंक 13a2 13a1 है, a1 का वैल्यू 1 मान लो, अगला आई थिंक 21 के बाद ऐसा कुछ होगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब मोटा मोटा तो यही था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया, ए यूनिकॉर्न, मतलब अगेन अगर आप चीजों को देखोगे ना बच्चों, इस
पेपर के अंदर मेजर जो क्वेश्चन है ना, देखो एक तो डायरेक्टली होता है कि भाई ये रेडियस है, इसका एरिया निकाल के बता दो, वो एक आसान अप्रोच है, ठीक है। बट पहले उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के बोले कि भाई यहाँ पे ना एक काम करते हैं, डायरेक्ट एरिया ना पूछ के बोल दिया कि एक डॉग है, उसको किसी के थ्रू मतलब बांध दिया गया है, रोप है, बताओ मैक्सिमम एरिया में क्या कवर कर सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बोल दे कि कुछ बाउंडेशंस लगा दे कि जहां पे रोप को बांधा गया है वो उस एरिया से ज्यादा आगे नहीं जा सकता है, कुछ वॉल वगैरह लगा दी जाए, तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर को एक अलग तरीके से पूछ लेना, ठीक है। अगेन सेम यही है, ए यूनिकॉर्न इज टेदर्ड बाय ए 20-foot सिल्वर रोप टू द बेस ऑफ ए मैजिशियन सिलेंड्रिकल टावर हुज रेडियस इज 8 फीट, हुज रेडियस इज 8 फीट, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। द रोप इज अटैच्ड टू द टावर at ground level and to the unicorn at a height of 4 feet, ठीक है। The unicorn has pulled the rope taut, the end of the rope is 4 feet from the nearest point on the tower and the length of the rope that is touching the tower is this, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये एक सर्कस है, ठीक है। ये वो यूनिकॉर्न जिसकी बात कर रहे हैं, इसको यहां से बांधा गया है और फिर आगे लेके गया हुआ है, तो ये एक्चुअली में ना ये पूरा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगी OBC, ये 3D व्यू है। तो इसको आप यूं देख सकते हो, ये रेडियस 8 दे दी, ये रेडियस 8 दे दी। अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर ये यहाँ पे ड्रॉ किया गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा OAB, ठीक है ना। तो उसी सिचुएशन को शायद यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये 8 है, ये भी 8 होगा। 12 मीटर कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे, जो इन्होंने लिखा है 20-foot सिल्वर रोप, 20-foot सिल्वर रोप, ये तो नहीं है, ये है 20, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें तो, ओके। या फिर इन्होंने पावर ऑफ पॉइंट से यूज किया है, पावर ऑफ पॉइंट से भी नहीं किया इसको, तो एक मिनट वापस देख लेते हैं एक बार। ये रेडियस है 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 मीटर ये दिया हुआ ना, 4 मीटर आगे जाके 4 मीटर है, ठीक है, मतलब ये यहां तक कवर हुआ है, फिर आगे गया है 4 मीटर और दिया हुआ है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो पाइथागोरस यूज करके ये रुक क्यों नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिंपल सा सिमिलैरिटी यूज की कॉन्सेप्ट किया गया होगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा कि ये यहां से लेके यहां तक जा रहा है, बीच में कुछ है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है, बीच में ये रहा, मतलब ये वाला सिचुएशन इन्होंने यूज किया है। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहाँ पे यूज किया सिमिलैरिटी का, कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू होल अपॉन दिस, दैट्स इट, ठीक है। तो सिचुएशन को इमेजिन करना ही थोड़ा सा मुश्किल था, अदरवाइज तो यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। कि जैसे इन्होंने टोटल लेंथ 20 दिया हुआ है, तो इसको x मान लिया, ठीक है, तो ये कितना बच गया, 20 माइनस x बच गया। ये 4 आपको दिया हुआ है, ठीक है, और 4√5 पाइथागोरस थ्योरम से निकाला गया है, और ये कितना आ जाएगा 8√6 माइनस 4√5, मतलब इसको सिमिलरिटी या फिर किससे यूज किया गया होगा, टोटल लेंथ, एक मिनट 8 कहां से आ गया, सिमिलरिटी यूज करके, हाँ तो भाई रुक जा, ये रहा, ठीक है, उसमें से रिमेनिंग पार्ट को माइनस किया गया। अच्छा एक मिनट, ये तो वैसे ही था ना, ये 20 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 8√6 आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या करना, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, एक्स का वैल्यू आ गया, काम खत्म, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगेन ये वाली चीज देखो क्या दिया हुआ है, 27 यूनिट क्यूब्स को आपने रैंडमली कहीं पे लगा दिया है, ठीक है। 4 सरफेस को कलर किया है, 4 सरफेस को कलर किया है, और जो 2 सरफेस को कलर नहीं किया है वो अपोजिट सरफेस नहीं है, वो एडजेसेंट सरफेस है, कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर आप
बैक साइड से अगर आप उनको देखोगे सब पे कलर आपको दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है ना कि जिन पे कलर नहीं किया है उसमें एक चीज इन्होंने बोल रखी है कि वो एक कॉमन एज शेयर करते हैं। तो ठीक है, तो अगर आपने इस पे कलर नहीं किया है लेट सपोज, तो आपके पास या तो इसको लो या इसको लो या इसको लो या इसको लो, इसके जस्ट अपोजिट वाला मत लेना, बस यही इंपॉर्टेंट चीज और कुछ भी नहीं है। ठीक है, द 27 क्यूब आर रैंडमली अरेंज टू अ फॉर्म ए, ठीक है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब इज ऑरेंज, मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक छोटे से क्यूब को मान लो यहां पे रखा, ठीक है ठीक है, अब अगर आपने इसको 4 सरफेस से कलर किया, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कर लेते हैं यहां पे 1 2 3 और एक नीचे वाला सरफेस ले लेते हैं 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके से इसको रख सकते हो। ठीक है, सच दैट कि ये पूरा का पूरा सार क्या बोलते हैं 6 के 6 सरफेस साइड से आपका कलर्ड हो जाए, तो आपको 1 बाय 1 एक के क्यूब के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, कि पहले तो आप एक काम करो कि जो नॉन कलर्ड सरफेस है, क्योंकि यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि यहां पे आपने कौन सा क्यूब रखा है। ठीक है, यहां पे रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ 2 ही सरफेस बाहर रखनी है जो कि कलर्ड है, यहां पे आपको 1 2 3 सरफेस बाहर रखनी है जो कलर्ड है, मतलब अनकलर्ड अंदर होनी चाहिए, साथ ही साथ ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाला सरफेस भी क्या है यहाँ पे, वो भी विजिबल एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो वो एक अलग अलग सिनेरियो क्रिएट होगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा जो इसने लिखा है, वी कैन कंसिडर ओरिएंटेशन ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल क्यूब एंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कहां कहां कलर डालना है। तो 4/6 इसके फिर टोटल 6 सरफेस है, 6 व्यूज आप देख सकते हो। ठीक है ना, उस तरीके से। बट ये 2 मार्कर तो नहीं था भाई, ये 2 मार्कर तो नहीं था, ये करंट ही है, ये है 5 मार्कर या उससे भी ज्यादा का होगा। ठीक है, पहले तो इनको सबको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये log 8 यहां से आएगा A1 A2 अप टू A12 तक आएगा जी। सही है, और ये जीपी है, जीपी है ना ये, A1 इक्वल्स टू ए कॉमन रेशियो इज R, तो ये आ जाएगा log 8 A AR स्क्वायर अप टू AR11, तो ये आ जाएगा log 8 A12 R पे पावर 66 आएगा ये, और कितना दिया हुआ है इसको 20106 तो 2 इंटू 1003। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या, कुछ जरूरत है नहीं वैसे। A12 R पे पावर 66 इक्वल्स टू 8 पे पावर 2006। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 टू 2 पे पावर 6 पे पावर 1003 लिख सकता हूं इसको मैं, 2 पे पावर 3, हाँ लिख सकती। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर पे पावर 4, सॉरी आर पे पावर 11 2 पे पावर 1003। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और आर दोनों क्या होंगे यहाँ पे, क्या होंगे यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं उसको, 2 की पावर्स में होंगे। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपको काउंट करने हैं, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपको काउंट करने हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, बस ये देख लो एक बार, 2 पे पावर 3 2 ले लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, ए स्क्वायर को 2 पे पावर x मान लो, ठीक है, ए को मान लो, और r पे को मान लो 2 पे पावर y। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 11y 1003। इसके नेचुरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब ये भी नंबर सिस्टम का है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ
ज्योमेट्री करते पहले। ए बी का वैल्यू 24 है, एक्सटेंडेड सी इंटरसेक्ट सर्कम सर्कल, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दो तीन जगह कुछ चीजें यूज होंगी, मैं बता देता हूँ क्या है। पहली चीज, अच्छा वैल्यूज दे रखी है, ये 12 है, ये 12 है, क्या दे रखा है ये, एडी एंड सीई, एडी यहां पे लिख लेते हैं ना, एडी का वैल्यू 18 है, सी का वैल्यू 27 है, एई एंड बीई 12 है। पहली चीज तो यही है ना, देख लेते हैं एक बार। ओके, सी का 27, हम्म, ठीक। तो एक काम करो, पहले ट्राइंगल एबीसी के अंदर, ट्राइंगल एबीसी के अंदर क्या यूज करोगे आप, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। क्या लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। और ए बी स्क्वायर सॉरी ए सी एंड सी बी ना, ए सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एक्चुअली, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ए बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, माइनस सी बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे नहीं दिया हुआ कहीं पे भी, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, चेक करना, सी डी ए डी, अच्छा सी डी को भी मैं बी सी स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूं, बी सी स्क्वायर बाय 4, ए डी स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर मतलब 27 स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से सिर्फ सी बी वेरिएबल है, यहां से इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहां से सुनना, अच्छा ये किसकी वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू आ गई, कहाँ है, ये रहा बीसी, ठीक है। अब एक चीज और करना, ई एफ को एक्स मान लो, सी को 27.x मान लो, तो x इंटू 27.x इक्वल्स टू 12 इंटू 12, ठीक है ना। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, पावर ऑफ पॉइंट लगा दिया, पावर ऑफ पॉइंट लगा दिया, दैट्स इट, ठीक है सर। आई थिंक इससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम एंड जो भी है, ठीक है। उसके अलावा आपको पूछा क्या है, पूछा क्या है ये तो देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ बी, ए एफ बी, ठीक है, ए एफ बी, ठीक है, ये एक्स आया है। अच्छा एक चीज और होगी यहाँ पे, कुछ ना कुछ ध्यान से देखते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ बी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए एफ बी, ये डी सेंटर है क्या, इन ट्राइंगल एबीसी मीडियन आई हैव लेंथ दिस ए बी का 20 पर सी को इंटरसेक्ट किया सर्कम सर्कल टू ए बी सी एट एफ, ठीक है ठीक है, ओके फेयर इनफ। एक्स की वैल्यू आ गई है अपने पास, ठीक है। कुछ लाइंस यहाँ पर पैरेलल वैरेलल है क्या, एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सर्कम सर्कल ऑफ ए बी सी एट एफ, यहां से एक्स आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ए एफ बी में ये मेरे पास है, ठीक है, 12 12 24 है,
अब ये जो एंगल है ना, बट ये उधर नहीं जा रहा है, ये भी उधर नहीं जा रहा है। अगर ये एंगल मेरे को पता चल जाए तो ये एंगल पता चल जाए, बट इस एंगल का कोई फायदा नहीं है मेरे को, इस एंगल का कोई मेरे को फायदा नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। यहां से तो BC मतलब AC का वैल्यू भी आएगा क्या? ACE में AEC के लिए मैं बात करूं, उससे फायदा क्या होगा? ओके 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 ओके, हाँ हाँ, गॉट इट। मेरे पास ये लेंथ आ गई है, मेरे पास ये लेंथ है, और ये E मिड पॉइंट है, मतलब FE मीडियन होगा। तो अगर मैं EFB का एरिया निकाल दूं, एरिया निकालने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए। अब इस ट्राइंगल में यहां पे कोसाइन रूल लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो? कोसाइन रूल। अब मुद्दा है AC कैसे आएगा। तो देखो, यहां से अगर BC आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कर देना, यहां से AC आ जाए। ठीक है ना, चलो, ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पे देखो क्या बोला है, ए सेट के अंदर अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कि कोई भी एक इंटीजर अगर आप वहां से रिमूव करते हो तो रिमेनिंग का सम का एवरेज एक इंटीजर आएगा। तो अगर मान लेते हैं अगर n+1 एलिमेंट है, n+1 अगर एलिमेंट है इस सेट के अंदर, लेट सपोज जो भी सेट्स हैं, ठीक है, और उन सबका सम अगर मैं कैपिटल N मान लेता हूं, उसमें से अगर x माइनस कर दूंगा तो ये n उसको डिवाइड करना जरूरी है, मतलब ये यहां पे कंडीशन है। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, n² + 1, जिसके अंदर n+1 उसको डिवाइड कर सके। ठीक है, मतलब ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक लगा के आप अब, अच्छा 2002 भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 2002 को भी रिमूव किया है तो वो उसका भी फैक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये घूमता इतना जल्दी है। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री इन CMB। ठीक है, देखो इसके अंदर करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने इसके अलोंग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, या फिर ये बोल दे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है मैंने। ठीक है, तो आई थिंक यहां पे अगर मैं देखूं MAC 7 डिग्री है, तो अगर ये 7 है तो ये भी मेरा क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, उसके अलावा MCA अगर 23 है, अगर ये 23 है तो ये भी 23 होगा। ठीक है, तो ये अपने आप पे 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों वैसे भी इक्वल है तो ये 60 आ जाएगा, ये भी आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अपने आप क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल आ गया, 1 2 3 सारे एंगल आ गए, तो ये एंगल अपना आप पे निकल जाएगा। ये थोड़ा कंपेरेटिवली इजी था, बस आपको एक एंड पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे बीच में रैंडमली कहीं पे सेलेक्ट करना था कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट बन जाए। ठीक है, चलो अगले में क्या बोल रहा है कि आर नोट द लेंथ ऑफ द साइड। तो इसके काम करो, पहले 0 से 45 के लिए अलग बात होगी, 45 से 90 के लिए अलग बात होगी, क्योंकि 0 से 45 के अंदर अगर ये साइड्स हैं तो cos स्क्वायर एक्स विल बी द लार्जर साइड, तो वहां पे एक इनइक्वालिटी होगी कि cos स्क्वायर एक्स शुड बी ग्रेटर देन sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x cos x।
साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन 2x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये साइन ये कोस 2x आएगा, कोस 2x, और यहाँ पे साइन 2x/2 आ जाएगा, ठीक है। यहां से tan 2x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। ऐसा कर क्यों रहे हम, ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि ट्राइंगल नहीं बनना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि सम ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू थर्ड साइड, ठीक है बच्चों। तो ये थे अप टू 15। पेपर में काफी सारे अप टू 15 में काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एक्चुअली 2 मार्कर 3 मार्कर नहीं, ज्यादा मार्कर के होने चाहिए थे। पैराग्राफ बड़े लंबे लंबे हैं, सोचना है, ऑब्जर्व करना है, पैटर्न बनाना है, देन उसके बाद ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। आपने सॉल्यूशंस भी देखे होंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं